नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं लोकसभा 2024 चुनाव की। 2024 के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी सियासी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर आगे बढ़ने की जो सियासी राह है वो बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले कुछ बयानों पर अगर हम जाएं तो लगातार वो बयान ऐसे थे समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ, जिसके बाद उसने खुद समाजवादी पार्टी को उलझनों में खड़ा कर दिया। अब लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी काशी, मथुरा, तमाम धार्मिक शहरों के द्वारा लगातार 2024 को लेकर जो धार्मिक तस्वीर है वो पेश करने की कोशिश कर रही है और उसी का काट कर रही है समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य से एक बड़ी शुरुआत करने जा रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी की काट की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने आगाज के लिए नैमिषारण्य को चुना है, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं की तपोस्थली है, जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और वहां से समाजवादी पार्टी अपना आगाज करने जा रही है। तो ऋषियों की तपस्थली होने के चलते हिंदू मतावलंबियों के लिए स्थान धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा है और यहां पर अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले अखिलेश यादव समेत पार्टी के अन्य नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। इसके लिए वेदियां बनाई जाएंगी और साथ ही साथ यहां से जीत का आशीर्वाद भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो जीत का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता आया है। बात अगर 2012 चुनाव की करें, तब से लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को हार का स्वाद ही चखना पड़ा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। बात करें समाजवादी पार्टी की, जो हमेशा चुनावों से पहले नए नए एक्सपेरिमेंट करती है और अपने वोटिंग पैटर्न में एमवाई के आगे किसी जाति के बड़े हिस्से को अभी तक समाजवादी पार्टी ने जोड़ा नहीं है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो अक्सर समाजवादी पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है और ये एक्सपेरिमेंट सॉफ्ट हिंदुत्व समाजवादी पार्टी को कितना सियासी फायदा दिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी की काट नैमिषारण्य से देखते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी अपना गियर चेंज कर रही है और ये कितना मुफीद होगा समाजवादी पार्टी के लिए, इस पर 2024 के नतीजे सामने तमाम चीजों को बताएंगे। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर का भव्य निर्माण करा रही है और दूसरी तरफ ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी भी हुंकार भरने की कोशिश कर रही है। तो अब समाजवादी पार्टी पिछले कुछ दिनों से गियर चेंज करती दिख रही है। सपा सॉफ्ट हिंदुत्व का नया प्रयोग कर रही है। तो जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के 3 केंद्र अयोध्या, मथुरा, काशी और ऐसे में सपा नैमिषारण्य से इसकी शुरुआत कर रही है। अखिलेश यादव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का टेक ऑफ यहां से कर सकते हैं। कुछ रोज पहले पार्टी की 1 घंटे की बैठक में अखिलेश यादव ने नेताओं को धार्मिक टिप्पणी की है, तमाम सख्त हिदायतें भी दी हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि वो किसी भी तरह की धार्मिक टिप्पणियों को लेकर पूरी तरह से परहेज करें। नेता धार्मिक मसलों में कुछ भी बोलने से पहले सतर्कता जरूर बरतें। तो 2024 का ये भक्ति मार्ग अखिलेश यादव के लिए कितना मुफीद होगा, कितना फायदेमंद होगा, इस पर आगे चर्चा होगी। और कुरुक्षेत्र में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में परिचय करवा देते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। और नवेश शिको जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी से अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हमाम वहीद जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में कुरुक्षेत्र में। शुरुआत करते हैं। नवेश जी, शुरुआत आप ही के कमेंट के साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए सोशल इंजीनियरिंग आप किस तरह से देख रहे हैं और 2024 में क्या वाकई बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे का ये काट कर सकती है समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग? क्योंकि बीजेपी की पिच पर बैटिंग करती दिख रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को किस तरह से देख रहे हैं? सती जी, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। जैसा कि आपने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ कम हो रहा है। मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि उसका एक स्टैंड नहीं है। कुछ ना कुछ उसका बदलाव होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक रास्ते पर समाजवादी पार्टी पिछले 7
साल 6 साल से नहीं चल रही है। उसका कारण यह है कि जिस रास्ते पे चलती है वहां असफलता दिखाई देती है तो दूसरा रास्ता अपना देती है, दूसरे रास्ते पे भी सफलता नहीं मिलती है तो तीसरा रास्ता अपना। जबकि राजनीति में होता क्या कि जो हमारी विचारधारा, जो हमारा स्टैंड है उस पर हम चलते रहें। कभी हमें हो सकता है सफलता नहीं मिले, लेकिन हम अपने गंतव्य पे जब चलते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ में ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो समाजवादी पार्टी ने खासतौर से तब से जब से अखिलेश यादव जी के पास पार्टी आ गई, ये सारे फैसले उन्हीं के ऊपर होते हैं, लगातार बदलाव होता रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखिए जाति का किस तरीके से एक बवंडर खड़ा हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को सामने लाया गया था और रामचरितमानस तो तमाम इस तरह के विवादित बयान दिए गए थे। इससे पहले देखिए तो मुझे लगता है कि जिस तरह डगमग कर रहा है ना मामला, ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्टैंड पे रहे और ये तय कर ले कि हमें अब सॉफ्ट हिंदुत्व पे रहना है या हमें एमवाई फैक्टर पे रहना है या सर्व समाज के साथ रहना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद घातक हो। बिल्कुल। और चलिए इस पर और ज्यादा जान लेते हैं सपा नेता अशोक तिवारी से। अशोक तिवारी जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है अयोध्या में, और नैमिषारण्य से अगर आप इस अभियान की शुरुआत करते हैं तो देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए नवेद जी ने सवाल ये भी उठा दिया कि आप विचारधारा से भटक गए, और लेकिन सवाल ये भी है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आपकी नैया क्या 2024 में पार लग पाएगी? जी देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा पहले थी वही आज भी है। हमारे लिए धर्म और जातियों में बांटकर समाज को देखना कभी ना अच्छा रहा है, ना आगे हम इसको मानते हैं। ये विचारधारा केवल भारतीय जनता पार्टी ने विकास से अलग हट करके, विकास से कोसों दूर जा करके, अपने वायदों को जो है न पूरा करके और केवल समाज को बांट करके अपनी सत्ता हथियाने का प्रयास किया है। ये सारी की सारी चीज़ें भाजपा पे लागू होती हैं। सच्चाई ये है कि जो राम मंदिर की बात आपने कही, राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन ये फैसला न्यायालय से हुआ है और न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सभी वर्गों ने उसको माना है। इसमें जितना योगदान हिंदू का है उतना ही योगदान इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है। मुस्लिम भाइयों ने न्यायालय की जो आदेश आया उसको शिरोधार्य किया और माना। इसमें दोनों पहिए हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब साथ चल करके एक दूसरे के पूरक हैं। कभी भी अलग अलग चल करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जातियों में, धर्म में, इसमें अब देश को न उलझाया जाए और इसको पूरी तरह से जो है अमन चैन और भाईचारे में लाया जाए, और यही समाजवादी पार्टी कर रही है। अब आज की जो स्थिति है उसे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी दिक्कत में आई थी हिमाचल प्रदेश में, बहुत बड़ी दिक्कत, उसको बजरंगबली का भी नाम लिया, लेकिन वहाँ पर भी वो पास नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई गई, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। ये देश से छिपा नहीं है, उसका खलबली आज ये है कि उत्तर प्रदेश में भी उसे अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिखाई क्यों ना दे, उसने अभी तक जो कुछ कहा वो सारे चीज़ें खोखले निकले, झूठे निकले। आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, महंगाई में त्राहि कर रही है। आज पढ़ने वाले बच्चे अपनी स्कूटी में पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं। हालत यह है, हार्ड हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व को जरा समझाइएगा। देखिए मैं सच्चाई कह रहा हूं। आपने बदल दिया, नवेद चिको जी ने भी सवाल उठाया, पैटर्न बदल दिया है आपने, जो ये आपके लिए 2024 के लिए सर कितना मुफीद होगा? आपने जो प्रश्न किया है उस पर मैं बताना चाहता हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये सब कहाँ की परिभाषा है? ये समाजवादी पार्टी इसको न समझना चाहती है, न इस पर कुछ कहना चाहती है। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अच्छा, निकाय चुनाव से थोड़े ट्रेंड बदल रहे हैं। निकाय चुनाव में आपने एक्सपेरिमेंट किया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर आप कहें तो। जी जी सर। हम लोग इस तरह के विचारधारा से अलग हैं। नैमिषारण्य का सम्मान है, नैमिषारण्य का करोड़ों लोगों के लिए सम्मान है। नैमिषारण्य का ऐसा नहीं है कि देश में जो भी है सभी, चाहे हिंदू हो वो मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं, और चाहे मुस्लिम भी भाई भी हमारे हों वो भी हर तरह के धर्म का सम्मान करते हैं, और कहीं से कोई भी भिन्नता डाली जाती है, भिन्नता होती नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस भिन्नता को डालने का हम जितना प्रयास करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम सच्चाई से इस तरह कर देखें कि नैमिषारण्य से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी पावन धरती है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है,
और हम कर क्या उन रहे हैं? बयानों से हम भी तो अपना आपको प्रशिक्षण से शायद ले रहे कुछ हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं? नुकसान हम मिला जो होगा है जब बूथ स्तर आपके पर पार्टी के नेता स्वामी बूथ प्रसाद स्तर पर मौर्य अपनी पार्टी को ले जा रहे रामचरितमानस हैं पर बयान और देते बूथ हैं। स्तर पर संपर्क शायद करने का इसी प्रयास कर वजह रहे से हैं आपको और सॉफ्ट भाजपा के हिंदुत्व की कुशासन राह को पर आना पड़ा। सामने ला रहे शायद हैं। इसी वजह से आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चुननी पड़ी। सवाल थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन आपके अगर बयानों की पूरी फेहरिस्त को उठाया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य से अलावा ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अक्सर अपने विचार खुलकर सामने रखते हैं। तो इस मुद्दे पर शायद अखिलेश यादव को ये फैसला लेना पड़ा होगा। देखिए मैम, आपका जो कथन है जी, उस कथन को मैं पूरी तरह स्पष्ट कर दूं। इसमें सभी का सम्मान करती है जो है समाजवादी पार्टी, और भाजपा उसमें भेद करती है। भाजपा ने भेद ही किया, भेद करके वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है और उस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे इस बार। और जनता भी समझ रही है, जनता को पेट की रोजी रोटी चाहिए, जनता को अब अपने जो मूल मुद्दे हैं उन पर देख रही है। और जो होना था वो तो जनता ने काफी जो है सच बात देखे, 14 में भी देखे और 19 में भी देखे। अब उसका पतन होना शुरू हो चुका है धीरे धीरे एक एक राज्यों में। और उत्तर आपको प्रदेश लगता की है जनता 2024 के लिए टेक ऑफ कर देगी इन्हीं मुद्दों के सहारे समाजवादी पार्टी, वैतरणी पार लग जाएगी? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग वो तरफ लोग आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं और हम उनको बस खाली संयोजित कर लें, उनको हम गेट टू असेंबल कर लें। जी। उसी लिए ये हमारा शिविर हो रहा है प्रशिक्षण का, और उसी लिए माननीय अखिलेश यादव जी निकले हैं कि जो है बूथ स्तर पर और घर घर जाकर के भाजपा के बहुत झूठ का, बहुत शुभकामनाएं। भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जी। और उत्तर प्रदेश से ही हुंकार जो भरी है अखिलेश यादव जी ने, उसी से केंद्र की सत्ता पलट जाएगी और इसका कोई भी मतलब तोड़ भाजपा के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश जब चाहेगा सत्ता पलटनी निश्चित है और अखिलेश यादव ठीक जी है। के नेतृत्व में अशोक निश्चित। अशोक पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी राम मंदिर को बहुत भव्य विरासत बनाने के तौर पर दिखा रही है और इसको एक कह सकते हैं 2024 का वोट मैग्नेट के तौर पर देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं 80 की 80 सीटें जो बड़ा टारगेट है, उसको किस दिशा में आप लोग भेज रहे हैं इस पर? देखिए, वो हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। प्रदेश की जनता की, देश की जनता के बहुसंख्यक लोगों की आस्था का केंद्र था। हम लड़ाई लड़ रहे थे तो मुलायम सिंह यादव सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर रहे थे। उनका लाल अब काल नेम की तरह भेष बदल के अब नैमिषारण में तप कर रहा है, लेकिन जनता देख रही है कि सरयू की धरती को लाल करने वाले का लाल और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया काल नेभी का जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में रख के जय श्री राम कर रहा है। जब हम विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर करते हैं तो ये कहते हैं हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किसने किया, प्रदेश की जनता जानती है। नारा लगता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। आज राम नामी ओढ़ के जाके नैमिषारण्य में तप करने का नाटक कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक। अशोक पांडे जी, इसमें बुराई कहाँ देखते हैं? बुराई ये है कि रावण उस समय देवता भी तप करते थे और राक्षस भी तप करते थे। तप करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है उस समय जब तप होता था राक्षस करते थे तो रावण पैदा होता था, राक्षस को करते थे तो कालनेम पैदा होता था। कि इस तरह के लोग, मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश में वही उत्तर प्रदेश है ना, जब अतीक अहमद नामक गुंडा अपने कुत्ते को लेके मंच पे जाता है तो उस समय के मुख्यमंत्री उससे हाथ मिलाने का काम करते हैं। आज हमारा शासन है अपराधी कुत्ते की तरफ भाग रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जाग रहा है। देश प्रदेश की जनता जानती है उत्तर प्रदेश जिस समय हमारे हाथ में आया 12वें नंबर पर था उद्योग लगाने में, आज दूसरे नंबर पे आ गया है। लोग उत्तर प्रदेश में भय का माहौल खत्म है। सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया उत्तर प्रदेश की जनता देखती है। तब यही अखिलेश यादव कहते थे, अरे बाप रे बाप, मोदी की बनाई वैक्सीन लगवाएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे वैक्सीन बनाएंगे लगाएंगे। बाद में उनके पिता ने ही वैक्सीन लगवा लिया, उन्होंने भी लगवा लिया। ये उत्तर प्रदेश को मूर्ख बनाने निकले हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चालाक है। जी कांग्रेस से हमाम वहीद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमाम वहीद जी, समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की तैयारी तो लगातार चल रही है 2024 के लिए। सॉफ्ट हिंदुत्व के सारे समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, सियासी राह उसने चुन ली, अपनी आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस कहाँ देख पा रही है अभी अपने आप को, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मेरा मानना है जिनके पास विचार का अभाव है, जिनके पास मुद्दों का अभाव है, उनके विचार में तब्दीली हो सकती है। जैसे आपने कहा, समाजवादी पार्टी बार बार अपने विचार में तब्दीली करती है। हम तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी के मानने वाले लोग हैं। हम देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व को बचाने और उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना एजेंडा है, विकास एजेंडा है हमारा, देश की सेवा करना एजेंडा है, चाहे हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी बहुत भाषण लगातार दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे पहुंच गया। कोरोना काल में स्थिति महोदय पूरे देश ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जो आपका अस्पताल थे, जो आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, जो अभाव था मेडिकल का, पूरे उत्तर प्रदेश की जो हॉस्पिटल का सिस्टम था वो कैसे चरमरा गया था, पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। तो केवल भाषणबाजी से काम नहीं चले। आप उद्योग की बात कर रहे हैं, आपकी जो नीति है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उससे करोड़ों उद्योग, अगर नोटबंदी की मैं बात करूं तो उससे करोड़ों लघु उद्योग, छोटे व्यापार कारखाने बंद हो गए, जिससे आम जन का कारोबार था वो खत्म हो गया। और आपने एक फैक्ट्री लगाई हो, आपने तो कहा उद्योग में दूसरे नंबर पे पहुंच गए। महोदय, किस स्टेट में, किस जगह, किस शहर में फैक्ट्री लगाई? और हर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। उत्तर प्रदेश में सारी फैक्ट्रियां लग गई और उद्घाटन करने कोई नहीं आया। तो महोदय, केवल भाषणबाजी चैनल पे आकर बैठ के मत करिए, धारातल पे देखिए। आपने 33 लाख करोड़ का निवेश किया था, केवल साइन हुई, धारातल पे कितना आया? इससे पहले 2016 में, 2018 में जो हुआ बिजनेस समिट, बड़ा बड़ा सरकारी पैसे खर्च करके जो बड़ा बड़ा आयोजन करके मार्केटिंग की जाती है, वो केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए की जाती है। तो ये माना जाए धरातल पे शून्य। हमाम वहीद जी, ये मुद्दे, जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं 1 2 3 4 बताकर, ये मुद्दे कांग्रेस उठाएगी जोर शोर तरीके से 2024 के लिए। इन्हीं मुद्दों के सहारे वो जनता के बीच जाएगी, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरे रणनीतिक रूप से काम कर रही है। और 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ के नाम पे, लुभावी वादे के नाम पे आई थी, उसे सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। कांग्रेस लगातार कम काम कर रही है, जहां पक्ष में है, जहां सत्ता में है। हम लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। जहां विपक्ष में है, हम जनहित के मुद्दे को लगातार उठाने की काम कर रहे हैं। हमारे विचार मजबूत है, हमारे सिद्धांत मजबूत है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। झूठ और झूठे वादे से भारतीय जनता पार्टी की तरह हम ना करते हैं। हमने जो भी वादे किए कर्नाटका की चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में तो अभी आपकी स्थिति शून्य के बराबर है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिपेक्ष है, उसमें हम विपक्ष की भूमिका में लगातार लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया, लुभावी वादे दिए कि हम ये करके दिखाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक भी स्मार्ट सिटी आपने नहीं बनाया। अगर आप स्मार्ट सिटी बनाए होते तो अभी नगर निगम के चुनाव में मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी की बात करते, उन्होंने बात नहीं किया, उन्होंने तमंचे की बात किया। तो केवल भाषणबाजी इनकी मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, इनके नेता भी करते हैं। भाषणबाजी का दौर अभी निकाय चुनाव की हम बात कर ले तो निकाय चुनाव में जो तस्वीर उभर कर सामने आई, उसके बाद विपक्षी एकजुटता पर भी सवाल हुए। खासतौर से मुस्लिम मतों का अगर बात कर ली जाए तो मुस्लिम मतों का विभाजन भी कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। विपक्ष की राहों को ये मुश्किल बना देगा। जाहिर सी बात है कि अरबाई फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी की ताकत है और उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुसलमान हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी पर विश्वास करते रहे हैं और एकजुट होकर वोट देते रहे। पिछली विधानसभा चुनाव में जो अच्छा वोट हासिल किया समाजवादी पार्टी ने, उसमें मुस्लिम समाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके बाद में
मुझे लगता है कि मुसलमानों में एक निराशा है और मुस्लिम समाज जो चाहता है वो मुस्लिम समाज का वो हिस्सा जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कोई और सरकार आए, कोई और पार्टी सरकार बनाए, उसको ये निराशा हाथ लग गई है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अब बिखराव का दौर शुरू हो गया है और वो जो निकाय चुनाव है उसमें बिखराव नजर आया कि समाजवादी पार्टी के पास में एकजुट मुस्लिम वोट नहीं आया, कुछ थोड़ा सा कांग्रेस के पास आया, थोड़ा हिस्सा बसपा के साथ आया। और अगर गठबंधन नहीं होता है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि विपक्ष का बड़ा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को ताजुब है कि सारी सीटें जीत जाए। बिल्कुल, अगर एक पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि 2012 के बाद सपा की जीत का ग्राफ गिरा है। 2014, 17, 19, 22 हर बार बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ी है। तो 2024 के लिए राहें आप किस तरह से देख रहे हैं? और लेकिन जिस तरह से ये बदलाव किया गया है समाजवादी पार्टी में और आगे किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये राह आसान दिख रही है? बहुत कठिन स्थिति है। इस समय की स्थिति जो है, जो बताया जा रहा है, मैं सूत्रों के हवाले से ही कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के ऊपर जयंत चौधरी का बड़ा दबाव है और जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी का अच्छी ट्यूनिंग बने, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद अखिलेश यादव की भी दूरदर्शिता है कि अगर कांग्रेस को किसी भी बहाने हमने एंट्री दे दी, उत्तर प्रदेश में मौका दे दिया, धीरे धीरे अगर कांग्रेस ने यहाँ जगह बना ली और एक अच्छे विपक्ष की तरह से भी अगर कांग्रेस को स्पेस मिल गया, तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचेगा नहीं। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही हुआ और बिखराव रहा और कांग्रेस, देखिए बात यह है कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, 2% वोट वाले की बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय परिवेश में आज कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ें हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ में अगर गठबंधन नहीं होता है कांग्रेस का, तो ये मान के चलिए कि जैसा निकाय चुनाव में हुआ था कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो सब बढ़ जाएंगे, सारा वोट बढ़ जाएगा। और समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, एक एक लोकसभा सीट पर बहुत बड़ी फाइट होती है। वहां अगर वोट विपक्ष का बिखरता है तो एक भी सीट पर मेरा मानना है कि समाजवादी मतलब एक भी सीट पर भाजपा को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भाजपा का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में आज भी है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा आज भी चल रहा है, आज भी राम मंदिर का माहौल है, काशी मथुरा का माहौल है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता मुझे नहीं लग रही है कि अभी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन ये सब तो खर्च मुझे मेरा मानना है कि 6-7 महीने पहले सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब जीरो की तरफ बढ़ जाएंगे। अशोक तिवारी जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस पर मेरा अपना स्पष्ट विचार है कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, वो न राष्ट्रीय होते हैं और न प्रदेश के मुद्दे होते हैं, न मुख्यमंत्री बनाना होता है, न उससे प्रधानमंत्री बनना होता है, न कोई सरकार बदलनी होती है। सच्चाई यह है उसमें सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी वर्गों की, और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कहीं से भी निर्दलीय भी तमाम प्रत्याशी जीतते हैं, दलों से भी आते हैं और छोटे छोटे दलों से भी आते हैं। वो जहाँ से भी मौका मिलता है उनको कोई चीज़ सत्ता में आने का या कहीं पर लोकल स्तर पर स्थापित होने का, वो हर संभव प्रयास करते हैं। इसको उसी नज़रिए से देखना ज़्यादा उचित है। और आने वाले चुनाव में जो नज़रिया होगा वो विचारधारा का होगा, वो केंद्र में सरकार बनाने का होगा, वो उस तरह का विचार होगा जहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में जो भी समाजवादी पार्टी के साथ था विधानसभा में था, आगे भी उससे संख्या हमारी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही हताश हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें तमाम सवर्ण के लोग हैं, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आज पिछड़ा वर्ग का आरक्षण और दलित का आरक्षण जिस तरह से हवा में उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से उस पर उनको आरक्षण का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, आज वो पूरी तरह से बेचैन हैं, निराश हैं भाजपा से, और वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना आने के लिए तैयार हैं। तो उन्हीं चीज़ों के लिए समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर और जो है घर घर जा करके अपनी बात को रखेगी और भाजपा के इस झूठ का पर्दाफाश करेगी कि हम तो भाई पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं। ये अभी तक जातियों में बांट रहे थे, अभी तक जातियों में बांट रहे थे और धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे थे। अब उससे भी जब पेट नहीं भरा इनका, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भगवानों की भी जातियां बना रहे हैं। आज परशुराम जी की बात कही अशोक पांडे जी ने, भगवान परशुराम छठे अवतार हैं विष्णु जी के, अब वो ब्राह्मण हो गए इनकी निगाह में, भगवान श्री राम इनकी निगाह में क्षत्रिय हो गए, हनुमान जी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जिस तरह की बातें आई उसका असर ये हुआ कि आज बजरंग बली का पूरा चीत्कार करने के बाद भी
नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह से फेल हुए और उनको जो है नकार दिया कर्नाटक की जनता ने। आज ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष तरीके से धर्म के आधार पर नहीं, कर्नाटक में ये तो कांग्रेस की जीत हुई ये जो है। है विकास के आधार पर समाजवादी चलेगा पार्टी को तो और वहां पर लोग एक विकास सीट के भी आधार पर हासिल वोट नहीं देंगे। हुई है। फिर भी समाजवादी पार्टी बहुत खुश है। जी, उत्तर प्रदेश को आप लें तो अखिलेश यादव जी का हम ध्यान सभी का आकृष्ट कराना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है उसके बराबर विकास दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। आप एक ही चीज देख लें कि किस तरह पुलिस मुख्यालय बना, आपका जो है इकाना स्टेडियम बना, रोड जो बनी वो रोड आज बना नहीं पाए। अशोक पांडे जी, उस तरह की रोड नहीं समाजवादी बना पार्टी पाए, बहुत सारे जेट उतार लिए एक्सपेरिमेंट कर गए। रही है। पहले एमवाई और अब देखिए ब्राह्मणों को भी मेट्रो अपनी बनी। पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है 2024 के लिए? देखिए, हम लोग एमवाई वाले नहीं है, एक्सवाई वाले नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। ए टू जेड हमारा है, हमें जान से प्यारा है। एक्सपेरिमेंट करते रहे। इस नगर निगम के चुनाव में अखिलेश यादव का प्रभाव कर्नाटक में बहुत था, वहां प्रचार करने चले गए, यहाँ जीरो हो गए और योगी आदित्यनाथ जी हीरो हो गए। ये अपना करते रहे प्रयोग, कभी एमवाई कभी एक्सवाई। हमने तो पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन करके बताया कि समाजवादी पार्टी के लोग आपको मुर्ख बना के आपका वोट देते हैं, लेकिन पसमांडा मुसलमानों का कल्याण कोई नहीं करता। आज हमारे यहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में भी ज्यादा तक उम्मीदवार थे नगर निगम के चुनाव में। हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। हमारी जो भी योजनाएं आई, हमने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, अगड़ा नहीं देखा, पिछड़ा नहीं देखा। अखिलेश यादव प्रयोग करते रहते हैं, कभी चाचा को निकालते हैं, कभी चाचा को लाते हैं, कभी पिताजी को निकालते हैं, पिताजी को लाते हैं, कभी 5वें पर चाचा को रखते हैं, कभी 7वें पर। भगवान करे ये प्रयोग करते रहे और हम 80 की 80 सीटें पा जाए। आपको लगता है कि गियर चेंज होने से अखिलेश यादव का कुछ भला नहीं होने वाला है? समाजवादी पार्टी बीजेपी का 2024 में मुकाबला नहीं कर पाएगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि इनके पाप इन्हें खा रहे। ये उत्तर प्रदेश के पैसे से माधुरी दीक्षित का छम्मा छम्मा कराते थे। जाके सैफई में एक परिवार के 17 लोग मिनिस्टर हुआ करते थे। अखिलेश यादव, रामगोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, परमेंद्र, डिम्पल। प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि अपराध का राजनीतिकरण यूपी में किसने किया, भ्रष्टाचार का शिष्टाचार किसने बनाया। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है। ये लोहिया के लोग नहीं हैं। लोहिया कहते थे हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए। बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया, रसखान हमारे पुरखे थे। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है, ये लोहिया के किसी सिद्धांत पे नहीं चलते और अपने को लोहियाटी कहते हैं। प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है, अशोक तिवारी जी इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं स्पष्ट जवाब देना चाहूँगा इसका। देखिए, इनकी बौखलाहट बता रही है कि किस तरह से ये डरे हुए हैं समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए जनता में प्रभाव से। जितना डर गए हैं ये जन प्रभाव से कि आज इनको बोलने में भी सही से बोल नहीं पा रहे हैं। आज ये भगवान परशुराम का विरोध कर रहे हैं। अगर भगवान परशुराम का जो है हमारी पार्टी ने सम्मान किया तो उनको खल रहा है। आज ये भगवानों में भी जातियां ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी इसका जवाब चाहता हूं मैं अशोक पांडे जी से। और दूसरी तरफ देखें अगर, तो अब इनका वो आंकड़ा चल नहीं रहा है ध्रुवीकरण का। अब जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि हमारे जो है किसानों की आय कहाँ से दोगुनी हुई। अब जनता सवाल पूछ रही है कि आपका जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो आपने इससे पहले भी चुनावों में उठाया, किसानों लेकिन आपको के लॉ एंड ऑर्डर जो है आज इतना बिगड़ा हुआ है कि जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, बहन बेटियों के साथ में जो है अन्याय हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा अगर आप देखिए आज पुलिस भी इतनी निरंकुश हो गई है कि वो कब क्या कर दे। जनता में पुलिस का भय हो गया है, जनता में पुलिस उसका रक्षा करेगी ऐसा भाव खत्म होता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि जो महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से आ रही हूँ अभी आपके पास, पहले आज जनता खुद जी के पास खिंची आ रही है और विकास
अखिलेश जी के विकास को याद कर रही है, अखिलेश जी के स्वच्छ छवि को याद कर रही है, अखिलेश जी के माफिया विरोधी छवि को याद कर रही है, अखिलेश जी की क्लीन छवि को याद कर रही है, और अखिलेश जी की छवि के आधार समाजवादी पर पार्टी कांग्रेस पूरा से दूरी प्रदेश बनाना एक हो चाह रही रहा है। है इससे समाजवादी पहले भी पार्टी की तरफ। 2017 में एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई थी 2 लड़कों वाली, वो थ्योरी हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं से पसंद नहीं आई और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अब थोड़े आगे बढ़ते हुए दूरदर्शिता दिखाई। देखिए 2024 का जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव, वो सीधे भाजपा वर्सेस कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे हैं जिससे जनता त्रस्त है, बौखलाए रोजगार है, नौजवान है जिनको रोजगार नहीं मिला, किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई और किसानों के लिए काले कानून बनाए गए। तो ये सारी समस्या उस समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जो चुनाव है, लेकिन चाहे आपको उत्तर साथ प्रदेश में हो, नहीं मध्य लेकर प्रदेश, लड़ना चाहती। मेरा मानना है ना, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो सीधे जनता से, हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और जनता 2024 में दिल्ली की सरकार को बदलना चाहती है और जनता ये जान रही है कि दिल्ली सरकार को बदलने में सक्षम कौन है। केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो दिल्ली की सरकार को बदल सकती है और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे और झूठे वादे करके जो लुभावी वादे करके सत्ता में आई है, उसे बेदखल केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जनता ने देखा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो भारतीय जनता का पार्टी के खिलाफ निरंतर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। अभी नवीन शिको जी, आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब 3 जिलों की रैली थी सहारनपुर में, वहां पर भी अखिलेश यादव को इनवाइट किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने दूरियां बना ली थी। तो संदेश क्या देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी? संदेश क्या देना? संदेश ये देना चाहती है कि विपक्षी दल अकेला ही वो बचा है और उनको लगता है कि शायद कांग्रेस की, क्योंकि बसपा खुद ही अलग हो चुकी है, उनको लगता है कि रालोद के साथ में वो लड़ाई लड़ लेगी। लेकिन पिछले कई चुनाव ऐसे हैं जब भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ने के लिए वो अपने आप में, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भाजपा को टक्कर दे सके। और दूसरी चीज़ है कि मत विभाजन की पूरा खतरा है समाजवादी पार्टी के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस के साथ उनकी ट्रेनिंग नहीं बन पा रही। विधान परिषद चुनाव में भी आपने देख लिया कांग्रेस की दूरी। कांग्रेस का आरोप था कि उनसे कहा ही नहीं गया, उनके पास जो भी एक वोट था, 2 वोट थे, उसके लिए कहा ही नहीं गया। तो कांग्रेस के साथ दूरी जिस तरह बनी हुई है, उससे लगता है कि आने वाले समय में अगर मत विभाजन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदे में रहेगी। अभी भी मौका है अखिलेश यादव के पास में। अखिलेश यादव इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ना समाजवादी पार्टी का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी होने के साथ भी एक अलग अलग छोटे छोटे दलों के साथ में उनका अपना ट्रेनिंग बनी हुई है। और आज की तारीख में जिस तरह से राजा भैया की पार्टी उनके साथ में एक अप्रत्यक्ष रूप से भी है, दूसरा ओम प्रकाश राजभर भी लगभग उनके साथ आ ही चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस, जिसको कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष दल है, समाजवादी पार्टी भी अपनी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, अगर वहाँ पर एकजुटता नहीं हुई तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है वो कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अशोक पांडे जी, 80 सीटें जीतने का टारगेट आपने रखा है और देखिए इससे पिछले जो चुनाव थे तभी आप 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन अपेक्षित सफलता मिली नहीं। शुरू से ही तैयारी की थी। जिन सीटों पे हम दूसरे नंबर पर थे वहां पे हमने शुरू से ही अपने मंत्रियों को लगाया, कारण का पता लगाया और वहां काम हम करने लगे संगठन को मजबूत करने में। जिन सीटों पे हम जीते हैं, कम मार्जिन से जीते, तो उस पर भी हमने काम किया है और लगातार उत्तर प्रदेश में हमने जनता का दिल जीता है। हमने MY, XY, ZY ये नहीं किया, हमने आग लगाने का काम नहीं किया। हमने उत्तर प्रदेश में अंतिम आदमी के विकास की बात की, चाहे शौचालय की बात हो, जन धन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे अभी किसान की बात कर रहे थे सपा के लोग। मेरा ही कहना है चुनाव चिन्ह तो इनका होता है, हल लिए किसान, हल जोतता किसान, कंधे पे हल लिए किसान, लेकिन किसानों के जेबों तक सीधा पैसा कभी लोगों ने नहीं पहुंचाया। हमारे शासन में किसानों के जेब में सीधे सीधे पैसा पहुंच रहा है। ये उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के किसान से आप पूछ सकते। मेरा ये कहना है ये इन लोगों के झूठ फरेब के ऊपर उठ के जनता ने हमें जिताया था और हमने जनता का विश्वास जीता है। उसके बाद वही जी
देखिए, ये स्पष्ट है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अभी मुद्दा आया, कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ जहाँ 200 सीटों पर आप मजबूत हैं, वहाँ वहाँ आपको हम समर्थन करेंगे। और क्षेत्रीय दलों को, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत, वहाँ आप क्षेत्रीय दलों का समर्थन करिए, आप बड़ा दिल करिए। और आप जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने में आप गंभीर हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं बड़ा दिल करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दल कहाँ मजबूत है और आपका कहाँ आधार नहीं है। बिल्कुल जैसे पश्चिम बंगाल में, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जहाँ पर आधार नहीं है वहाँ पर वोट काटने के लिए कोई भी वर्ग समाजवादी पार्टी को जो जिताना चाहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कह रहा हूँ, कितना भी लोग समझाने का प्रयास करें, कहने का प्रयास करें कि ये आक्रोश है लोगों में, कोई भी आक्रोश नहीं है। लोगों को आक्रोश अगर है तो भाजपा की सरकार से है, लोगों को आक्रोश जो है झूठी सरकार से है। और उसको पलटने के लिए जो स्वच्छ छवि है हमारे अखिलेश यादव जी को, उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग पसंद कर रहे हैं। और बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि उसको निराशा हाथ लगी है, उसके अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आज वो आक्रोशित है और एक बड़ा वर्ग जो हमारे साथ इस तरह से खड़ा हो चुका है एक तरह से, तो सभी वर्ग के लोग वहीं अपना जनमत देते हैं जहां पर जो पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम होती है। आपके लिए बस भी है, ये हालत होती है, तो भाजपा तो हारेगी ही, उत्तर प्रदेश में सिमट जाएगी। कार्यकर्ताओं का बढ़ गया, लेकिन सवाल ये है कि 3 दशकों से ज्यादा की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, आप वहां पर सक्रिय नहीं है और कांग्रेस को शुरुआत करनी होगी, बहुत नीचे से शुरुआत करनी होगी। लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ता नजर नहीं आते, आपके यहाँ नेता यहाँ पर नहीं दिखते, तो कैसे राह इतनी आसान आपको लगती है 2024 के लिए? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से अपने संगठन को तैयार करके चुनाव मैदान में है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईसेल है, ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के पास नेता नहीं। अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ, नेताओं का अभाव अगर कहीं दिखा तो भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पे केवल एक चेहरा है, मोदी जी का। और मोदी जी के चेहरे से उत्तर प्रदेश की जनता, कर्नाटका की जनता, देश की जनता आज जा चुकी है, क्योंकि जिस मोदी जी के चेहरे को सामने रख के लुभावी वादे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, वो वादे पूरे हुए नहीं। तो आज मोदी जी के चेहरे से देश की जनता अगर वो चेहरा नकार देती उत्तर प्रदेश की जनता, तो नगर निगम में इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं होता। नगर निगम के चुनाव का जो परिणाम रहा, जाहिर सी बात है, जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, नगर निगम की जनता उस सरकार के लोगों को चुनना चाहती है समय समय पे। लेकिन ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये बिल्कुल अलग चुनाव है और कांग्रेस पार्टी हर एंगल पे तैयारी कर रही है। सभी दलों को, जो समान विचारधारा के लोग, उनको जोड़ने के साथ साथ सबको आगे, ठीक है। अशोक पांडे जी, लेके चलना ये नरम हिंदुत्व को प्रणाम करना बीजेपी का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका ये बताने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है इतना मजबूत है ये विपक्ष, आपके इस मुद्दे का काट कर पाएगी 2024 के लिए? देखिए, सिर्फ कुर्सी के लिए धर्म का नाटक करना ये दुर्भाग्यजनक, और मेरा ये मानना है यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है। अगर वो भी जय श्री राम करते हैं तो प्रदेश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल राम के नाम पे अगर राजनीति किसी ने की है तो भाजपा ने की है, आपने की। और आप राम मंदिर का क्रेडिट नहीं लीजिए। राम मंदिर का जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे न्यायपालिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिट ले रही है। भाई राम का आप नाम ले तो बहुत अच्छी बात, अगर राम का नाम कोई दूसरा ले तो आपको तकलीफ क्यों होने लगती है? राम आपकी जागीर नहीं है, राम सबके हैं, राम अगड़े के हैं, पिछड़े के, हिंदू के, मुसलमान के हैं। राम के नाम पे राजनीति बंद करिए, राम के नाम पे रोटी सेकने वाली राजनीति अब बंद करिए। ठीक है नवेद जी, आप इसको कैसे विश्लेषण करेंगे? ऋषि मुनियों की स्थली को चुना गया है,
और एक तरफ बीजेपी अयोध्या से इसकी शुरुआत देखिए कर वो रही है। ठीक है, वो सबका अधिकार है, हर राजनीतिक दल का हाँ। अधिकार है, और आस्था जो है सर्वोपरि है। अगर जनता की आस्था है और कोई राजनीतिक दल इस स्वास्थ्य से भी ऐसी शुरुआत करता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगी कि हर पार्टी की एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा को अगर कहीं ना कहीं पीछे कर देता है तो पार्टी का नुकसान होता है। सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी करती है, पिछड़ों की, दलितों की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है। लेकिन अगर वो उसके ये मुद्दे नदारद रहेंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी कहीं बिना रीढ़ के हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की एकता की बात से उसने शुरुआत की है, अगर उसने राष्ट्रवाद की बात कही है, अगर उसने विकास की बात कही है, तो वो लगातार ये बातें करती रहेगी, उसको सफलता मिलती रहेगी। समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व के साथ रहे, जरूर रहे, सॉफ्ट हिंदुत्व जो भी उसको परिभाषित किया जाए, क्योंकि धर्म का एक अपना एक सम्मान होता है। लेकिन उसका जो मिशन है, जो उसके बीज है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का क्या, वो तो बोलते रहेंगे हाँ, ना। बिल्कुल वो zigzag वही तो हुए जा सबसे रहे हैं। ज्यादा नुकसान बिल्कुल, पहुंचाते हैं समाजवादी पार्टी। कभी वो रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी वो जाति की बात करते हैं, कभी वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। तो जिगजैग हो रही है विचारधारा, ये बात तो मुझे लगता है ठीक है, कि थोड़ा तिवारी सा जी इस पार्टी पर के जवाब देना चाह जी रहे हैं। जी जी देखिए, स्पष्ट मानना है, जैसे मैं भाई साहब से कहूँगा, जो अभी बात आप रख रहे थे, तो उस पर मेरा स्पष्ट मत यह है कि समाजवादी पार्टी कहीं से भी सामाजिक न्याय की लड़ाई से न पीछे हटी है और न हटेगी कभी। सामाजिक न्याय हमारा प्रमुख संदेश है और हम उस संदेश पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से पिछड़ों और दलितों का हक मारा जा रहा है, उसकी लड़ाई हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और अधिक मजबूती से और लड़ते रहेंगे, और उनका हक और जो है उनका जो भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है उसको दिलाना समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। दूसरी चीज़ कि धर्म और जाति की राजनीति को हम नहीं मानते हैं और हम कहीं से भी सभी धर्मों का आदर करते हैं और समान आदर करते हैं। तीसरी चीज़ पे आप आ जाइए कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है और जिस तरह से जातियों में उलझाने का प्रयास कर रही है और जिस तरह से सब्ज बाग दिखा रही है और अभी तक के जो कार्य नहीं कर पाई उसका कोई विवरण देने की स्थिति में नहीं है, फिर से लोक लुभावन चीज़ों में आ रही है, फिर से राम राम कर रही है, तो इससे जनता अब जागरूक हो गई है, सतर्क हो गई है। और समाजवादी पार्टी इन्हीं बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपना मिशन प्रारंभ कर रही है और पूरी तरह से तब तक करती रहेगी जब तक कि चुनाव में मतलब भारी बहुमत से भाजपा शिकस्त नहीं खा जाएगी और खत्म नहीं हो जाएगी। तो सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी जहां थी, जिस तरह थी, और मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें सवर्ण भी हैं, जिसमें मैं और जोड़ दूंगी, जिन सवर्णों का भी जो है अहित किया जा रहा है। यहाँ पर जातियों में भगवानों को बांटा जा रहा है, ब्राह्मण और अन्य तरीके से किया जा रहा है। इस तरह की चीजों को भी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी के साथ सभी वर्गों का, सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, कमजोर सवर्ण भी जुड़ रहे हैं, सभी वर्ग जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो सब जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और सभी वर्गों को आगे लेकर चल रही है और सभी वर्गों के आधार पर जो केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा, ये सभी वर्गों की सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव जी के मुख्य भूमिका के आधार पर। अशोक तिवारी जी, देखिए, कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा था कि यादव बिरादरी क्रीमी लेयर है। क्या हुआ? क्रीमी लेयर है जो पिछड़ों का मलाई खा जाती है। मैं नहीं कहता, कोर्ट कहता है अखिलेश जी की बिरादरी क्रीमी लेयर है में भी जो मलाई खा जाती है। पिछड़ों को बांट रहे हैं, इनका बांटने का ही काम है क्या? अरे आप कुछ काम दिलाइए, क्या काम किया है आपकी सरकार है 17 से तो मेरा प्रदेश में 9 साल आपका केंद्र में हो गया, अपने कामों पे जनता से समर्थन मांगिए। आप कहाँ पे चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, क्योंकि मुसलमानों में दरार पैदा करने के लिए आप आ गए हो। आप इस देश की जातियों को इसके जातियों में बांटना चाहते हो और राज करना चाहते हो। राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता, बजरंग बली ने आपका क्या हाल किया? आप राम की बात करने लायक नहीं है। भाजपा की बजरंग बली ने आपका क्या हाल किया जो है कर्नाटक में?
आपने अच्छी तरह देख लिया है, आपसे भगवान भी खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जो ईश्वर है वो बहुत नाराज हैं। इतना धोखा दिया है उन्होंने जनता को कि भगवान भी नाराज हो गए हैं और आज भगवान भी आपके साथ नहीं खड़े हैं। ये इसका ताजा उदाहरण आपने देख लिया है। बजरंग बली का प्रकोप आपके ऊपर है और वो प्रकोप उत्तर प्रदेश में भी आपके ऊपर होने वाला है। राम राम भी काम नहीं आएगा, छल करके जो राम राम कर रहे हैं वो काम नहीं आने वाला है। बजरंग बली का प्रकोप हो चुका है और भगवान परशुराम का अनादर करना आपको भारी पड़ेगा। भगवान परशुराम का समाजवादी पार्टी आदर करती है, आपका अनादर करना भारी पड़ने वाला है। आपको काफी दिक्कत आने वाली है। एक तरफ बीजेपी का राम भवन मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही है और वहीं कांग्रेस भी मुद्दे तमाम गिना रही है। आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है 2024 में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे है और उसके लिए एक बड़ी पूंजी है राम मंदिर निर्माण का। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको प्रोजेक्ट करेगी और तमाम चीज़ें। समाजवादी पार्टी उसके मुकाबले में, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पैटर्न है, जो एक दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करती रही और उसमें सफल होती रही है। इसी तरह दुर्भाग्य की बात यह है कि समाजवादी पार्टी जाति की बात करती रही है और यही लड़ाइयाँ जो है कहीं ना कहीं सफलता भी दिलाती है। ये सब कहने वाली बात है कि किसने क्या विकास किया, सच्चाई यही है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी जाति की जिस बात को करती है वो सड़क पे उस तरह, जैसे कि कई बार अखिलेश यादव जी जो सबसे बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये बात कही कि हम जाति जनगणना को लेकर सड़क पे उतरेंगे, उसके लिए बाकायदा हम पंचायतें करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लेकिन कहने के बाद वो खामोश हो गए। उसके बाद आरक्षण की बात हुई, आरक्षण को लेकर भी वो खामोश हो गए। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मजबूती से अपनी जाति की और जो जिसको कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई वो लड़ती नजर नहीं आ रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फिलहाल मुकाबले में समाजवादी पार्टी सीधे नजर नहीं आ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो फिलहाल 2024 में सबको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल कुरुक्षेत्र में